जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ वेला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम वाटर एक्ट को डिस्कस कर रहे थे, ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर 1 जिसमें 1 और सेकंड सेक्शन है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो लोग आज सुन रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर मेरा ऑलरेडी इसमें अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 जो कि 1 एंड सेकेंड सेक्शन के बारे में बात करता है। आज हम चैप्टर 2 बात करेंगे, जो बात करता है किसके बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक बोर्ड बनाया जाएगा जो जिसका कार्य होगा ये देखना कि जो पोल्यूशन है रिलेटेड टू वाटर उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, और मेजर भी देगा किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं जो चैप्टर 2 में हमें दिखेगा कि ये जो बोर्ड है ये जो बनाया जाएगा सेंटर लेवल पे भी बनाया जाएगा, स्टेट लेवल पे भी बनाया जाएगा, और क्या ये जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी ये बनाया जाएगा। तो इस तरह का हमें एक आंसर मिलेगा, और ये भी मिलेगा कि इसमें जैसे एक चेयरमैन होगा और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनका जो टेन्योर होगा, टेन्योर मतलब उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा, ठीक है। और ये जो बोर्ड्स हैं क्या उसमें जो सचिव होते हैं ना, जो सेक्रेटरी होते हैं, जैसे जो IAS अधिकारी होते हैं वो जब काफ़ी सीनियर हो जाते हैं तो वो सचिव के पद में चले जाते हैं। तो क्या जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं, क्या वो इस बोर्ड के सदस्य होंगे, नहीं होंगे? अगर होंगे तो उनका भी क्या कोई कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा। तो इस तरह के आज हम सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो हम देखने वाले हैं, राइट। तो पहले तो ये याद रखना आपने, प्रश्न है जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि सर इसमें 64 सेक्शंस हैं, क्या मुझे 64 सेक्शंस याद करने पड़ेंगे? एज पर माई एक्सपीरियंस आपसे कोई सेक्शन तो नहीं पूछेगा, हाँ ये जरूर पूछेगा कि सेक्शन में क्या बात की गई है। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया कि इफ इन केस मैं आपको पढ़ाता हूँ कि जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है, कितने 3 साल का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि उनका टेन्योर कितने साल का होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 की हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 3 से। आइए देखते हैं सेक्शन 3 का क्लॉज 1 क्या कहता है। तो 1 बाय 1 क्लॉज देखेंगे और हर चीज को समझेंगे, राइट। तो सेक्शन 3 है, उसका क्लॉज 1 है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग अ डेट नॉट लेटर देन 6 मंथ। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ बताया गया है कि जो डेट है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि कौन सी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? जिस डेट को ये लागू हुआ था, यानी कि जो ये एक्ट ऑफ 1744 माफ करना एक्ट ऑफ 1974 है, वो जब लागू हुआ था वो मार्च के महीने में लागू हुआ था, ठीक है। मार्च 1974 में ये एक्ट लागू हुआ था। तो मार्च में अगर मैं 6 महीना मैक्सिमम 6 महीना जोड़ूं तो मुझे सितंबर मिलता है, राइट। सितंबर 1974 मिलता है। यानी कि किसी भी हालत में ये जो एक्ट है इसमें कही गई जो भी बातें हैं उसको लागू करना है मैक्सिमम कितना, सितंबर 1974 से। ये बात आप समझ पाए होंगे। और किन किन राज्यों में, ये राज्यों की लिस्ट है, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, और इन दी यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज लिखा है, तो आप समझ जाइए कि यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। अर्थात यूनियन टेरिटरीज का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है। जैसे वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर मैं 2018 की बात कर रहा होता तो शायद मैं वहाँ 9 कह देता या 7 कह देता। तो आपने क्या करना है, ये ध्यान देना है कि जो स्टेट के नाम दिए हैं ये तो फिक्स ही हैं, ठीक है, परंतु यूनियन टेरिटरीज लिखा है। तो आप जिस वर्ष भी पेपर देने जा रहे हैं या जिस समय पे भी पेपर देने जा रहे हैं उस समय यूनियन टेरिटरीज की जो संख्या है वहां पर ये लागू होगा। इन सिंपल यूनियन टेरिटरीज में ये लागू होगा, ठीक है। अब प्रश्न है क्या सर ये मुझे सारे के सारे स्टेट याद रखने हैं जहां पर ये स्टेट की लिस्ट दी है, ठीक है। तो इसका आंसर है हाँ, इतना आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारे टोटल जो स्टेट है वर्तमान में वो 28 है, राइट। तो 28 में भी कुछ राज्यों के नाम दिए हैं तो क्वेश्चन बन सकता है, तो इतना याद हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब लागू किया जाएगा विद इन 6 मंथ, यानी कि सितंबर 1974 तक जितने भी बात की गई है इस वाटर एक्ट से रिलेटेड या बोर्ड को स्थापित करने के लिए, वो आपने सितंबर 1974 तक लागू कर देनी है, ठीक है। और इसको कैसे हम करेंगे, इसको हम एक ऑफिशियल गैजेट में यानी कि एक रिटन फॉर्मेट में हम नोटिफिकेशन लाएंगे, ठीक है। और वहां पर हम क्या बनाएंगे, एक सेंट्रल बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। और सेंट्रल बोर्ड का हम नाम अपने मन से नहीं रख सकते। मतलब देखिए अलग अलग राज्य है ना, राज्यों के पास अपनी अपनी शक्ति होती है। जैसे अगर मैं इसकी तुलना एक पंचायती सिस्टम से करूं तो पंचायती सिस्टम में जैसे टियर 1, टियर 2, टियर 3 होता है, ठीक है। मतलब जैसे ग्रामीण स्तर पे ग्राम सभा होती है, ब्लॉक स्तर पे समिति होती है, और जिला स्तर पे जिला परिषद होती है। तो इस तरह से जो पंचायती तंत्र है वो काम करता है, परंतु आप देखोगे हर राज्य में अलग अलग नाम रखे जाते हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ इसको समझते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या राज्यों के पास ये विकल्प होगा, यानी कि ऑप्शन होगा कि वो इस सेंट्रल बोर्ड का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है, जो कि जोड़ा गया है 1988 में, ठीक है। ये जो क्लॉज जोड़ा गया है 1988 में जोड़ा गया है कि आप क्या नाम रखोगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम CPCB कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CPCB। यानी कि जितने भी राज्य होंगे या राज्य सरकारें होंगी, अगर वो ये बोर्ड को स्थापित करेंगी तो नाम क्या रखेंगे कि CPCB, और अगर ये केंद्र सरकार भी इसे स्थापित करेगी तो नाम क्या होगा, CPCB, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे तो टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन एंड परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू द बोर्ड अंडर द एक्ट, यानी कि जो CPCB बनाया जाएगा, जो ये बोर्ड बनाया जाएगा, ये बोर्ड है जिसका नाम CPCB होगा। ये बोर्ड, जो भी ये एक्ट हम पढ़ रहे हैं, वाटर एक्ट 1974, उसकी जितनी भी पावर है उसका इस्तेमाल कौन करेगा, CPCB। तो यहां से हमें क्या क्वेश्चन मिल गया कि CPCB जो है वो अपनी पावर कहां से लेता है, वो अपनी पावर लेता है वाटर एक्ट 1974 से। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि हर स्टेट में, जो स्टेट के नाम ऊपर दिए हैं, वहां पर इनका नाम CPCB ही होगा। तो ये बात की गई है सेक्शन 3 के क्लॉज 1 में, राइट। आगे देखते हैं, अब सेक्शन 2 देख लेते हैं। चैप्टर 2 का सेक्शन 2 देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि सेंट्रल बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सदस्य हैं। तो इससे काफी क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे आप फुल टाइम चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा जो फुल टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम के लिए आप नहीं रख सकते, वो फुल टाइम होगा। बीइंग अ पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो व्यक्ति चेयरमैन बनेगा सबसे पहले तो वो फुल टाइम का होगा और उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी। वो भी नॉलेज किसमें होगी, उसको जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित, राइट, यहां पर उसकी नॉलेज देखी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, और अ पर्सन हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद द मैटर अफोर्सेड टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि या तो क्या है कि एक ऑप्शन ये है कि वो एक्सपर्ट होना चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, या दूसरा एक और ऑप्शन दिया है कि उसके पास नॉलेज होगी, या नॉलेज किस तरह की होगी, क्या होगी, उस आधार पे एक जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो है वो क्या करेगी, किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। मनोनीत मतलब नॉमिनेट, यानी कि इसके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये शक्ति केंद्र सरकार को दे रखी है, वो अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से एक व्यक्ति का नाम दे सकता है जो चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है कि जो केंद्र सरकार होगी वो उसी का नाम देगी जिसको इस फील्ड में एक्सपर्टीज है। तो एक साधारण रूप से आपने क्या याद रखना है, एग्जाम वाइज आपसे पूछा जाएगा जो चेयरमैन है जो CPCB बोर्ड का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहोगे वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ऑप्शन में वो आपको प्रेसिडेंट भी देगा, इस तरह से देगा, पार्लियामेंट भी देगा, परंतु आपने कहां टिक करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, राइट। आगे देखते हैं, अब बी वाला देखते हैं। सच नंबर ऑफ ऑफिशियल्स नॉट एक्सीडिंग 5 टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट दैट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए सरकार क्या करेगी, यहां पर ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सरकार अपने जो सरकार का, जैसे सरकार है ना, सरकार मानते बीजेपी की है, तो वो हो सकता है किसी बीजेपी वाले कैंडिडेट का नाम दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पक्षपात कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, परंतु यहाँ पर उनकी संख्या फिर 5 से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि अगर वो अपने आदमी का नाम देते हैं तो उसकी संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि ये जो बोर्ड बनेगा इसमें अगर गवर्नमेंट अपने आदमियों को रखती है तो उनकी संख्या 5 से ज़्यादा नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, सच नंबर ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 5 टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड of whom not exceed 2 shall from those referred in the subsection 2। अब ये subsection 2 यानी कि सेक्शन 4 का जो क्लॉज 2 है उसके हिसाब से बात की गई है, वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम सेक्शन 2 ही पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 4 में अभी नहीं जाऊंगा वरना कंफ्यूजन होगा। फिलहाल आपने एग्जाम वाइज क्या याद रखना है कि जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, और वो भी मैक्सिमम कितने लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर एक बोर्ड में 5 चेयरमैन होते हैं क्या, नहीं। आप समझिए, आपने ऊपर इतने राज्य पढ़े अभी, है ना, काफ़ी राज्य थे ना, काफ़ी नंबर्स पे 13 या 14 स्टेट्स थे ऊपर, अगर आप देखिएगा जो मैंने भी आपको नाम बताए थे, तो उनमें मैक्सिमम वो अपने आदमी, अपनी पार्टी के कितने आदमी रख सकते हैं, 5, ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। यानी कि एक CPCB बोर्ड बनेगा एक राज्य में तो वहाँ एक चेयरमैन उनका होगा, तो ऐसे ही अगर आप काउंट करोगे तो मैक्सिमम वो 5 स्टेट्स में अपना आदमी रख सकते हैं, बाकी स्टेट में नहीं रख सकते, राइट। आगे देखते हैं,
Such number of non-official not exceeding 3 to be nominated by the central government represent the interest of the agriculture fisheries industry। इसमें सिंपल सी बात बता रही है, जो मैंने अभी बताया आपको, केंद्र सरकार को अधिकार दे रखा है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेशन में वो लोगों को क्या ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी होने चाहिए जो रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीकल्चर को, फिशरीज को और इंडस्ट्रीज को और ट्रेड टू एनी अदर इंटरेस्ट विच इज ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउट टू बी रिप्रेजेंटेड। मतलब क्या है, देखिए एनवायरमेंट की बात है, एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है, तो एनवायरमेंट से संबंधित एग्रीकल्चर भी होता है, फिशरीज भी होती है, इंडस्ट्रीज भी होती हैं, ट्रेड भी होता है। मतलब ऐसे ऐसे फील्ड में जिनको एक्सपीरियंस है ना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इंडस्ट्री आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है क्योंकि उसमें स्मोक निकलता है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको तजुर्बा होता है किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको जीडीपी भी बढ़ानी है और आप ये भी सोच रहे हैं कि पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इंडिया एक डेवलपिंग स्टेट है, तो इंडिया को क्या करना है, अभी अपनी जीडीपी में भी ध्यान देना है। तो वो एकदम इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको ये तजुर्बा हो कि हम जो भी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो कम से कम हो, राइट। तो इस तरह के सदस्यों को रखा जाए। अब इसको हम एग्जाम वाइज क्या समझ रहे हैं कि जो नॉमिनेशन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सदस्यों के लिए या चेयरमैन के लिए, तो वहां पर ये ध्यान देगी कि वो कहीं ना कहीं अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, राइट। ये बात की जा रही है। आगे देखते हैं ई वाला, 2% टू रिप्रेजेंट द कंपनीज कॉर्पोरेशन ओन्ड कंट्रोल बाय द मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय दैट गवर्नमेंट। देखिए इसमें दो व्यक्ति जो होंगे, दो व्यक्ति जिनका नाम दिया जाएगा, ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति होंगे जैसे कॉर्पोरेशंस होती है ना। कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, देखिए पहले ये समझिए कॉर्पोरेशंस क्या होता है। एक कंपनी होता है, कॉर्पोरेशंस होता है। देखिए कंपनी जब एक छोटा रूप होता है उसको कंपनी समझिए, जब वो बड़ा रूप हो जाता है मतलब उसे फिर उसका जो टर्नओवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको हम कॉर्पोरेशंस कहते हैं। और कॉर्पोरेशन जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी में आ जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जैसे क्या होता है ना, कंपनीज में क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज होती है। जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उसमें अलग अलग कंपनीज हैं। और आमतौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनीज में दिक्कत क्या होती है कि कंपनीज का अगर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो लॉ कहता है आप कंपनी के ओनर हैं या शेयर होल्डर्स हैं, तो आप तक वो जो लाइबिलिटीज है कंपनी की वो आपको देनी पड़ेगी अगर आप उसके शेयर होल्डर्स हैं या आप उसके सीईओ हैं या कोई भी आप उसके डायरेक्टर हैं, राइट। परंतु कॉर्पोरेशंस में ऐसा होता है, कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी होती है। मतलब ये इसकी अगर लाइबिलिटीज होंगी तो खुद की होगी, कॉर्पोरेशन की अगर लाइबिलिटीज होंगी तो खुद की होगी। यानी कि अगर कभी इंसॉल्वेंसी आती है कॉर्पोरेशन केस में, तो जो उसमें उससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कुछ भी है, उन तक लाइबिलिटीज नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया है। तो डोंट वरी, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कॉर्पोरेशंस पे, परंतु ये याद रखना जो गवर्नमेंट ओन्ड जो कॉर्पोरेशंस हैं उसके भी कुछ लोग शामिल होने चाहिए, ठीक है, जब आप नॉमिनेशन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरकार क्या कर रही है, अपने ही व्यक्तियों को, मतलब जो सरकार होती है ना, सरकार कैसे बनती है, जब उसके पास बहुमत होता है, यानी कि उसके पास काफ़ी सांसद है ना उसके, तो वो अपने ही जो व्यक्ति हैं अपने ही सांसदों को हर जगह ना लगा दे। तो इसीलिए एक ये लिमिट आपको देख रही है कि 2 व्यक्ति आप यहाँ से लोगे, 4 व्यक्ति यहाँ से लोगे, इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ा नियम दिए गए हैं। मतलब इसका जो निचोड़ है वो ये है कि सरकार ऐसा ना करे कि अपने ही आदमियों को हर जगह बैठा दे, तो गलत हो सकता है, राइट। क्योंकि सरकार अगर कुछ ऐसा काम करेगी जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो अगर सब जगह जो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा उसमें अगर सरकार का आदमी होगा तो सरकार का सहयोग ही करेगा। आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए इस तरह का कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपने वो नियम समझने होते हैं तो ईजिली समझ में आ जाता है। फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी, यहाँ पर फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। सेक्रेटरी मैंने अभी ये बताया आपको कि सेक्रेटरी यहाँ पर कौन सा सेक्रेटरी है। ये सेक्रेटरी ज्यादातर वाला होता है जो आपके आईएएस के द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त होता है और आगे चल के उसको तजुर्बा हो जाता है, राइट, वो वाला सेक्रेटरी है, सचिव, ठीक है। पोजीशन, क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एक्सपर्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आईएएस जब आप बनते हैं, जब यूपीएससी अगर आप क्रैक करते हैं, तो आपका एक ग्रेजुएशन मांगा होता है। आप कोई बीटेक करा हुआ होता है, कोई कुछ होता है, तो अलग अलग तजुर्बा होता है और वो अलग अलग विभाग में काम करता है। तो जब आप इस बोर्ड में शामिल करेंगे जो सचिव है, तो उस सचिव का कहीं ना कहीं आप क्या देखेंगे, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरह की, यानी कि साइंटिफिक इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट वाली है, और जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल में ऑलरेडी कुछ काम कर चुका हो तो उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो देखिए अंत में मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो एग्जाम वाइज आपको याद रखना है कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि सेंट्रल बोर्ड में जो चेयरमैन होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे उसकी नियुक्ति करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है और ये भी याद रखना, बाकी हमने देख लिया कि कुछ इसमें नियम दे रखे हैं। मुझे लगता नहीं है वो नियम आपसे पूछेंगे इतना डेप्थ, अगर पूछते हैं तो ऑलरेडी एक बार आपने गो थ्रू हो जाना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड क्लॉज, ठीक है, सेक्शन 2 का थर्ड क्लॉज।
द सेंट्रल बोर्ड शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब मैंने अभी बता दिया था बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही होता है कॉर्पोरेशन, मतलब एक लीगल एंटिटी हो जाना, यानी कि इसकी खुद की आइडेंटिटी हो जाती है। जो कॉर्पोरेशंस होती हैं ये खुद एक लीगल पर्सन होते हैं। लीगल पर्सन मतलब इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, इनकी लायबिलिटीज इनकी खुद की होती है, राइट। अगर मानते हैं कॉर्पोरेशंस पे कोई लायबिलिटीज हो जाती है, ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है, तो इसमें जो लोग इससे जुड़े हुए होते हैं जैसे शेयर होल्डर्स हैं कुछ भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। सेंट्रल बोर्ड क्या होगा, एक लीगल, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, मतलब इसकी एक लीगल एंटिटी होगी, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, एक लीगल पर्सन होगा। नेम विद द एफोसेट हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील विद द पावर, यानी कि अब ये खुद की इसकी एक लीगल एंटिटी है तो इसकी खुद की सील होगी, ठीक है। अब इसको एक बेहतर तरीके से मैं आपको और समझा सकता हूँ, एकदम साधारण तरीके से। जैसे मानते हैं आपने एप्पल का फोन लिया है, ठीक है, आपने एप्पल का फोन लिया अपने लिए, पर आपको पता चल रहा है कि एप्पल ने आपको गारंटी दी है 2 साल की, परंतु आपको क्या दिख रहा है कि 2 महीने में ही फोन खराब हो गया है। तो आप किसको सू करोगे? पहले तो आप करोगे कि एप्पल वाले ये फोन वापस कर दें क्योंकि उन्होंने ये 2 साल की वारंटी दी है, परंतु वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप जब कोर्ट में जाओगे तो आपको ये तो नहीं पता कि आपका फोन किसने बनाया है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि एप्पल खुद में एक लीगल पर्सन है, यानी कि आप जब किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करोगे तो वो आप एप्पल के अगेंस्ट करोगे, क्योंकि एप्पल खुद एक अपने में कॉर्पोरेट है, खुद एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है जो सीपीसीबी है, ये जो बोर्ड है ये खुद एक लीगल एंटिटी है। अगर आपको लगता है कि सीपीसीबी सही से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो कोर्ट में, सीपीसीबी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना। तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीसीबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये बिल्कुल राइट है अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं। अब आगे आएगा आपका सेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड। अभी हमने जो सेक्शन 3 में पढ़ा है वो पढ़ा है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो केंद्र में भी एक बोर्ड बनेगा और राज्यों में भी बोर्ड बनेगा, ठीक है। तो अब स्टेट बोर्ड्स, तभी एस फॉर्म लग गया, प्लूरल लग गया है। अब यहां पर कौन बनाएगा, जैसे वहां केंद्र था यहां पर स्टेट आ गया है, वही कि 6 महीने के भीतर बनाएंगे इस तरह से। और जब स्टेट बोर्ड बनाएगा तो वहां पर उसको ऑफिशियल गैजेट में वो डिक्लेयर करेगा, यानी कि अपना जो उनका जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट पेपर होता है ना, उसमें उसको बकायदा एक नोटिफिकेशन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और क्या बनाया जाएगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जैसे सेंटर के लिए सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि स्टेट में हर जगह आपको क्या मिलेगा, एसपीसीबी, और सेंटर में क्या मिलेगा, सीपीसीबी। अब आप समझ पाए होंगे, ये नाम आप बदल नहीं सकते, स्टेट अपने हिसाब से नाम नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये बात इसमें बताई गई है। और ये जो एसपीसीबी होगा ये भी अपनी शक्ति कहाँ से लेगा, यही वाटर एक्ट 1974 से, ठीक है। चाहे वो केंद्र का है चाहे राज्य का है, वो अपनी शक्ति कहाँ से लेगा, वाटर एक्ट 1974 से, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको केंद्र में बताया था सेम वही है, वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। जैसे एक हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, अगर चेयरमैन की बात करेंगे तो चेयरमैन के पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में नॉलेज होनी चाहिए उसके बाद। और इसको नॉमिनेट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे मैंने वहां आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बताया था, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है। देखिए एक्ट पढ़ने का ये फायदा होता है, कभी कभी हमें ये दिखता है कि एक्ट एक रेप्लिका भी होता है, मतलब एक एक्ट पढ़ लिया है, एक सेक्शन पढ़ लिया है तो दूसरा सेक्शन उसी का रेप्लिका है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 4 है वो कहीं ना कहीं हमें क्या दिखता है, सेक्शन 3 का कॉपी दिखता है, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 3 सेंटर की बात करता है और सेक्शन 4 स्टेट की बात करता है, ठीक है। और सेम है ये चीज, राइट, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए एवरी स्टेट बोर्ड शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पर भी क्या होगा, जो स्टेट में भी होगा वो भी क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं वो सेम है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो यहाँ से एक बार जस्ट देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो अगर सीपीसीबी होगा, जो केंद्र का होगा वो सीपीसीबी होगा, जो राज्य का होगा वो एसपीसीबी होगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सेंटर का होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सीपीसीबी की जो नियुक्ति करेगा वो केंद्र की सरकार करेगी, जो इसके चेयरमैन की नियुक्ति होगी। और एसपीसीबी की जो नियुक्ति होगा वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और राज्य में हर जगह नाम एसपीसीबी का होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये चाहे वो सीपीसीबी है चाहे एसपीसीबी है, ये दोनों ही क्या होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। ये दोनों ही क्या होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि इनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान देना है कि आपने कि जो स्टेट लेवल में मैं अगर बोलूं तो हर स्टेट में ये नाम कॉमन होगा, एसपीसीबी। यानी कि अगर हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर हरियाणा का होगा, हिमाचल का होगा तो हिमाचल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस तरह से, राइट। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो सबका सेम ही होगा, ठीक है, स्टेट के नाम तो अलग अलग है, राइट। तो ये बात याद रखनी है। अब देखते हैं ये 4 क्या कह रहा है, क्लॉज 4 क्या कह रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग
नॉट विथ स्टैंडिंग एक लीगल लैंग्वेज होती है, इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, मतलब चाहे ऊपर कोई भी नियम लिखे हों, कुछ भी नियम लिखे हों, जिसके आगे नॉट विथ स्टैंडिंग लग जाता है, इसका मतलब वो ऊपर जितने भी नियम दिए हैं उसको बाईपास कर सकता है। के बावजूद हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, नो स्टेट बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ यूनियन टेरिटरी। मतलब अभी तक हमने ऊपर देखा है कि उसने कहा है कि स्टेट के लिए भी एक कंट्रोल बोर्ड बनेगा, सेंटर के लिए भी एक स्टेट कंट्रोल बोर्ड बनेगा, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनेगा सेंटर और स्टेट के लिए। बट यहां पर आपको क्लॉज 4 में क्या कहा जा रहा है, ऊपर चाहे कुछ भी लिखा गया है, आपने एक चीज समझ लेनी है कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके लिए आप कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं बनाओगे। याद रखिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए तो आप क्या करोगे, यूनियन टेरिटरीज के लिए कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। बोर्ड, फिर आगे देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं ये। द सेंट्रल बोर्ड शैल एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर द यूनियन टेरिटरी। यानी कि अब यूनियन टेरिटरी के पास अगर बोर्ड नहीं बनाएगा तो कौन देखेगा यूनियन टेरिटरीज में जो पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वहां भी तो पॉल्यूशन हो सकता है वाटर का। क्या वहां पानी नहीं होता है क्या? पुडुचेरी में पानी नहीं होगा क्या? चंडीगढ़ में पानी नहीं होगा क्या? जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज में पानी तो होगा। तो उसको कौन देखेगा, स्टेट देखेगा या सेंटर देखेगा? तो इसमें साफ कहा गया है उसको सेंटर देखेगा, ठीक है। उसे कौन देखेगा, सेंटर। तो ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि जो यूनियन में जो पॉल्यूशन चेक करेगा वाटर से रिलेटेड, वो कौन करेगा, सेंट्रल वाला बोर्ड कंट्रोल करेगा या स्टेट वाला? तो आप कहेंगे ऑप्शन में क्या आंसर देंगे, सेंट्रल वाला, ठीक है। Provided that in relation to a union territory, the central board may delegate all or any of the power and function under the subsection to such person or body, person is the central government में। अब इसमें भी क्या है, आप देखिए, इसमें ये बता रखा है, जैसे कि अभी हमने देखा जो CPCB बनाया जाएगा, ठीक है, वो किसको देखेगा, यूनियन टेरिटरीज को भी देखेगा, ठीक है। अब CPCB क्या है कि कहीं ना कहीं वो एक काम और कर सकता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज तो बहुत है ना, अब हो सकता है काम बढ़ जाए, कैसे पॉसिबल होगा। तो CPCB क्या करता है, जो भी उसे लगता है ठीक, वो एक अथॉरिटी बना सकता है, ठीक है। जो CPCB यानी कि जो CPCB में कौन है मेन, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार है मेन। केंद्र सरकार को जो भी लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको जो भी लगता है कि इस अथॉरिटी को हम बनाएंगे और वो इस यूनियन टेरिटरी को देखेगी, तो वो शक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अपने विवेक यानी कि डिस्क्रिशन का काम ले सकता है, अपने डिस्क्रिशन से काम ले सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर कौन स्पेसिफाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे टर्म्स एंड द कंडीशन सर्विसेज ऑफ द मेंबर्स। तो इसको हम नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने पढ़ाया, बस आपने रिवीजन करते रहना। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, और कोशिश कर रहा हूँ इसको आसान शब्दों तक आपको पहुँचाने की, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद। आइए अब बात करते हैं एक प्रमोशन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास टेस्ट सीरीज जो है वो गोविला क्लासेस की तरफ से आपको ऑफर की जा रही है, जो मात्र आपको केवल 999 की पड़ेगी। और टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए, उससे आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। और यहीं पर जो जितना भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं मात्र 9,999, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर अप किया जाएगा, और ऐसे बायलैंग्वेज में कवर किया जाएगा, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे बायलैंग्वेज में कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए आपके जो दोनों एक्ट हैं, वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981, वो आपको बहुत जल्द पढ़ाया जाएगा। और आप जानते ही हैं वाटर एक्ट 1974 आज से शुरू हो गया है, और इस तरह से आपकी पूरी तैयारी हमारी तरफ से करवाई जाएगी। और जो कोर्स आपको 9,999 का पड़ रहा था, अगर उसमें एक स्पेशल ऑफर आया हुआ है जिसमें आपने कोड फर्स्ट 50 इस्तेमाल करना है, और जो भी हमारे पहले 50 स्टूडेंट होंगे उनको ये 50% इसमें ऑफ मिलेगा। यानी कि जो कोर्स 9,999 का है वो मात्र आपको पड़ेगा 4,999, राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और अपने आप को अप टू डेट रखना है, राइट। और यहाँ पर नंबर है, आप कभी भी इसमें फोन कर सकते हैं, 24/7 ये अवेलेबल है, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी सॉल्व की जाएंगी, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।